सम्मानित साथियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम प्रतिभा पर्व 2021 में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी ग्रेडिंग कैसे करेंगे इस बारे में जानते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड, इस पे मैंने एक सूची बनाकर रखा है और यहीं से हम समझेंगे कि विद्यार्थियों की ग्रेडिंग किस प्रकार करना है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रतिभा पर्व मूल्यांकन से संबंधित, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 एवं 2 कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, ठीक है। यदि आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं या इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं www.imposarf.com, इस पर जाइएगा और आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि ये जो प्रपत्र है ये भरते भरते कभी खराब हो जाते हैं तो हमको प्रपत्र नहीं मिल पाते, तो मैं आपको बता दूं कि इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं कि हमको विद्यार्थियों की ग्रेडिंग कैसे करना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं प्रतिभा पर्व 2021 मूल्यांकन में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की ग्रेडिंग। इस वीडियो में हम कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों की ग्रेडिंग जानेंगे किस प्रकार करना है। तो देखिएगा यहाँ पर इस तालिका में क्रमांक, पूर्णांक, इस बात पर प्राप्तांकों के आधार पर अंक देने का चार्ट और अंत में मैंने रिमार्क लिखकर रखा है। और इस चार्ट में आप देखेंगे तो पहला जो खंड है क्रमांक का, दूसरा खंड है पूर्णांक का। और पूर्णांक में आप देखेंगे मैंने लिखकर रखा है 20 अंक, 60 अंक, 80 अंक और 120 अंक, ठीक है। साथियों ये पूर्णांक है ये केवल प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के लिए है, अर्थात जो ग्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं ये केवल प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के लिए है। आगामी समय पर अर्धवार्षिक या वार्षिक मूल्यांकन होगा, उसके लिए अलग ग्रेडिंग चार्ट होगा, उसके बारे में भी अन्य किसी वीडियो में बताने का हम प्रयास करेंगे आगामी समय पर, ठीक है। और साथियों आप आगे बात करें तो पूर्णांकों में जो 20 अंक है, 60 अंक है, 80 अंक है, 120 अंक है, ये किस आधार पर रखे गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो 20 अंक की हम बात करें तो प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी कक्षाओं में प्रत्येक विषय में 20 अंक निर्धारित है। जो भी विद्यार्थी विषयवार अंक प्राप्त करता है, 20 में से जितने भी अंक प्राप्त करता है उसके आधार पर उनकी ग्रेडिंग हमको करना है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे खंड में आप 60 अंक देख पा रहे हैं साथियों। तो 60 अंक जो है ये कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए है, यानी जो टोटल जो प्राप्तांक है, यानी आपको ज्ञात होगा कि कक्षा 1 एवं 2 में केवल 3 विषय है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो 20, 20, 20, तो इस तरह 60 अंक होंगे, यानी कुल मिला के कुल अंक कितने होंगे? 60 होंगे, यानी पूर्णांक 60 होंगे सभी विषयों के लिए। तो ये कक्षा 1 और 2 के लिए है। तो तीनों विषय में कुल मिलाकर विद्यार्थी जितने अंक प्राप्त करेगा उसके आधार पर हम विद्यार्थियों की ग्रेडिंग कर सकते हैं। आगे हम बात करें साथियों तो यहाँ देखिएगा 80 अंक। तो 80 अंक जो है कक्षा 3 से 5 तक के लिए, क्योंकि कक्षा 3 से 5 में कुल 4 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। तो इन चारों विषयों में 20, 20, 20, 20, तो इस तरह कुल 80 अंक होते हैं। अर्थात कक्षा 3 से 5वीं तक विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी है वो सभी विषयों में कुल जितने प्राप्तांक हैं उनके आधार पर उनकी ग्रेडिंग क्या होगी यहाँ पर हम जान पाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते साथियों तो देखिएगा यहाँ पर 120 अंक। तो 120 अंक एक कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, क्योंकि कक्षा 6 से 8 तक में कुल 6 विषय है और 6 विषयों की हम बात करें तो 20-20 के हिसाब से 120 अंक होते हैं। तो कुल 120 अंकों में से सभी विषयों को हम जोड़ देंगे उनके प्राप्तांकों को, तो कितने भी प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर हम ग्रेडिंग देंगे। इसके लिए यहाँ पर सारणी में हमने स्थान दिया है। तो 20, 60, 80 और 100 के हिसाब से प्रतिभा पर्व में हम ग्रेडिंग कैसे करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर प्राप्तांकों के आधार पर जो ग्रेडिंग करना है उसके बारे में यहाँ जानकारी है। ए ग्रेड, ठीक है, फिर बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड। तो ए ग्रेड में देखिएगा 20 अंक की हम बात करें तो ये प्रत्येक विषय की अब जब हम बात करते हैं तो कोई भी एक विषय में यदि विद्यार्थी 15 से 20 अंक के बीच में प्राप्त करता है, यदि कोई विद्यार्थी 15.1, 15.2, 3, 4 या 16, 17, 18, 19, 20 तक अंक प्राप्त करता है तो उसको ए ग्रेड प्राप्त होगा, ठीक है। किंतु जब विद्यार्थी 15 से नीचे अर्थात 14.9 से लेकर के 12 तक अंक प्राप्त करता है या इसके बीच में अंक प्राप्त करता है तो उसको बी ग्रेड प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहां हमने बात करी 14.9 या हम 12,
अब 12 से नीचे अर्थात 11.9 से 9 तक विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है तो उसको सी ग्रेड प्राप्त होगा। और देखिएगा इसको अगर हम मिश्र विषय में बदलना चाहे तो 11 सही 9/10 कर सकते हैं या 14 सही 9/10 कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्राप्तांक की हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे यदि विद्यार्थी 9 अंक से नीचे अर्थात 8.9 से 6.5 के बीच अर्थात 6.5 के बीच अंक प्राप्त करता है तो उसको डी ग्रेड प्राप्त होगा। और यदि इससे भी नीचे विद्यार्थी अर्थात 6.5 से कम अंक विद्यार्थी प्राप्त करता है तो फिर उसे ई ग्रेड प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात 6.4 अंक प्राप्त करता है तो विद्यार्थी ई ग्रेड में होगा, किंतु 6.5 प्राप्त करता है तो फिर डी ग्रेड में ही होगा। तो ये हमने बात करी अभी पूर्णांक यदि 20 है तो इस प्रकार प्राप्तांकों के आधार पर हम उनकी ग्रेडिंग करेंगे। ठीक, 60 अंकों के आधार पर आप देखिएगा बहुत शीघ्रता के साथ हम चर्चा कर लेते हैं। यदि 60 में से यानी कुल मिला के तीनों विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित कक्षा 1 और 2 के लिए यदि तीनों विषयों में कुल मिलाकर के विद्यार्थी 45 से 60 के बीच अंक प्राप्त करता है, ठीक है, अर्थात 60 में से यदि वो 46 प्राप्त करता है, 47, 48 होना चाहिए, 60 तक कोई अंक प्राप्त करता है तो उसको हमको ए ग्रेड देना है, यानी ए ग्रेड में वो विद्यार्थी होगा। किंतु 45 से नीचे यदि प्राप्त करता है विद्यार्थी यानी 44.9 से 36 तक विद्यार्थी अगर अंक प्राप्त करता है 60 में से तो उसको बी ग्रेड प्राप्त होगा। और यदि विद्यार्थी 36 से नीचे अर्थात 35.9 से 27 तक अंक प्राप्त करता है तो वो सी ग्रेड प्राप्त होगा। और इस तरह 27 से नीचे यानी 36.9 से लगाकर 20 के बीच में अंक प्राप्त करता है तो उसे डी ग्रेड प्राप्त होगा। किंतु 20 से कम अंक अर्थात 19.9 अंक भी प्राप्त करता है विद्यार्थी तो उसको ई ग्रेड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमने कक्षा पहली और दूसरी के लिए बता दिया। अब हम बात करते हैं कक्षा 3 से 5 तक के लिए 80 अंक होंगे सभी विषयों में। तो विद्यार्थी यदि 60 से 80 के बीच में अंक प्राप्त करता है यानी 61-62 से लगा करके कोई भी अंक प्राप्त करता है इनके बीच में 60 से 80 के बीच में, तब विद्यार्थी ए ग्रेड में होगा। किंतु जैसे विद्यार्थी 60 से नीचे अर्थात 59.9 से 48 के मध्य में अंक प्राप्त करता है तो उसको बी ग्रेड मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से हम अगर बात करें 48 से नीचे यानी 47.9 से 36 के मध्य यदि विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है तो उसको सी ग्रेड मिलेगा। और जैसे विद्यार्थी 36 से नीचे अर्थात 35.9 से 26.5 तक अंक प्राप्त करता है यानी इसके मध्य प्राप्त करता है अंक तो उसको डी ग्रेड प्राप्त होगा। और अंत में हम बात करें 26.5 से नीचे अर्थात 26.4 से नीचे यदि अंक प्राप्त करता है विद्यार्थी उसको ई ग्रेड प्राप्त होगा। पूर्व में जैसे मैंने बताया कि 26.5 से 35.9 तो यदि विद्यार्थी 26.5 प्राप्त करता है तो वो डी ग्रेड में ही होगा, किंतु इससे नीचे अंक प्राप्त कर रहा है तो वो ई ग्रेड में आ जाएगा। अंत में हम बात करते हैं 120 अर्थात कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के कुल 6 विषय है और 6 विषयों में कुल 120 अंक होंगे। तो 120 अंकों में से विद्यार्थी यदि 90 से 120 के मध्य प्राप्त करता है तो उसको ए ग्रेड। इसी तरह से 90 से अगर नीचे प्राप्त करता है 89.9 से 72 के मध्य में तो उसको बी ग्रेड। और 72 से नीचे यानी 71.9 से 54 के बीच अंक प्राप्त करता है विद्यार्थी तो उसको सी ग्रेड। और इसी तरह से हम बात करें 54 से नीचे 53.9 से 40 के मध्य विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है तो उसको डी ग्रेड। और 40 से नीचे अर्थात 39.9 अंक से नीचे अगर प्राप्त करता है विद्यार्थी तो उसको ई ग्रेड प्राप्त होगा। तो ये साथियों मैंने आपको बता दिया इस चार्ट के माध्यम से कि प्रतिभापूर्व मूल्यांकन में हमको बच्चों की ग्रेडिंग उनके प्राप्तांकों के आधार पर कैसे करना है। ये पूर्णांक है, इन पूर्णांकों के आधार पर यदि यहाँ जो मैंने चार्ट बताया इसके आधार पर अंक प्राप्त करता है तो उसको उसकी ग्रेडिंग उसी के अनुसार हमको करना है। रिमार्क को देख लीजिएगा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुपस्थित बच्चों को किसी भी ग्रेड में शामिल नहीं किया जावे। देखिएगा, जो विद्यार्थी प्रतिभापूर्व मूल्यांकन या किसी भी मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होता है तो उसको हमको कोई भी ग्रेड प्रदान नहीं करना है। कई बार ये होता है भूलवश हम लोग जो विद्यार्थी अनुपस्थित उनको हम ई ग्रेड में डाल देते हैं या डी ग्रेड में डाल देते हैं। फिर वो परीक्षा ने दिया है तो उसको डाल दो डी या ई ग्रेड में, तो हमको उनको किसी भी ग्रेड में नहीं रखना है। यदि हम उनको ई डी या ई ग्रेड में रखते हैं तो निश्चित तौर से हमारा रिजल्ट और भी नीचे डाउन होता है। तो आपको इनको नहीं डालना है जो अनुपस्थित विद्यार्थी उनको। ठीक है साथियों, पुनः मैं आपको दोहराना चाहता हूं, आपको जैसा कि मैंने शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 यानी डाटा एंट्री प्रपत्र के बारे में बताया कि यदि आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.step
infosarf.com, इस पर जाइएगा और जो डाटा एंट्री प्रपत्र है उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो जानकारी है, हमारी वेबसाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको नाम बताया, इस वेबसाइट पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिएगा। आज के कालखंड के बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।